नमस्कार दोस्तों कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे साथ पारस मल जैन सर जुड़े हुए हैं जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय भीलवाड़ा में टीचर हैं और सर पिछले 24 सालों से यहाँ इस स्कूल में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारस जैन सर को 28 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपने स्कूल के लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम दिए हैं और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्सेज में भी इन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। सर से मेरी बातचीत से मुझे पहले पता चला था कि सर ने इस कंट्री के लिए 150 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार किए हैं जो अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। सर आपके बारे में जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने आपको बताया बच्चों को। सर आप थोड़ा अपने बारे में और बताइएगा कि किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं और किस तरह से आपके बच्चे हर साल 100% रिजल्ट देते हैं सर। सर मेरा जो मेन जो फोकस रहता है वो मेरा राउंड द क्लॉक मेरा जो रहता है वो बच्चों के साथ ही मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। मेरा बच्चों को मोटिवेशन करना, बच्चों के साथ रहना, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना। मेरे को बुक्स कलेक्शन और बुक्स का बहुत बड़ा शौक है। मैं कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर मुझे अच्छी सी बुक मिलती है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, बच्चों को मैं रेफ़र करता हूँ। आज भी मुझे पढ़ने का भी शौक है और उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को मैं रेफ़र भी करता हूँ। तो बच्चों से मेरा लगाव मैं 24 आवर्स रखता हूँ और उसी के साथ ही उनको मोटिवेट करता हूँ। सर अभी जो कोरोना काल जो चला था सर उसके बाद में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और सर बहुत सारे बच्चे जो है अकाउंटेंसी में अभी भी सिंगल डिजिट में नंबर लेके आ रहे हैं प्री बोर्ड 2 तक भी। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप बच्चों को कुछ ऐसा बताएं जिससे बच्चे जो लेस देन 10 मार्क्स आ रहे हैं वो कम से कम पासिंग क्राइटेरिया में या फिर उससे आगे की स्टेज में पहुंच जाए सर। सर एक बेसिकली क्या है कि ये बच्चों के लिए अगर बच्चा अभी भी 10 मार्क्स के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चे को एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि हमारा जो है बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 25 से स्टार्ट है, हमारा अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम 31 मार्च को है। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड ऑफ प्लानिंग कि वो अच्छे से एक प्लानिंग करें। प्लानिंग में मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि जैसे कल से भी बच्चा स्टार्ट करता है और फरवरी के वो 8 दिन अपने लिए निकालता है फॉर अकाउंटेंसी और 25 को जब उसका इंग्लिश का पेपर हो जाता है देन उसके बाद वो 15 से 20 मार्च तक का समय फिर वो अकाउंटेंसी के लिए निकालता है। यानी कि कुल उसके पास मेरे अकॉर्डिंग उसको 35 से 40 दिन मिलते हैं। 35 दिन तो मिल ही जाते हैं। अब सर दूसरा है कि अगर हमने सीबीएसई कैरिकुलम को अगर हम फॉलो करते हैं तो सीबीएसई अपने टोटल पेपर का 44% जो पार्ट होता है जो कि अप्रोक्स 35 मार्क्स का होता है वो जो है वो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है। रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि केवल मीनिंग पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले उन रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल के क्वेश्चंस को करना चाहिए। अब बच्चा क्वेश्चन कब करेगा जब उसको कॉन्सेप्ट की थोड़ा बहुत क्लियर होगा या उसको सब्जेक्ट की जानकारी होगी। तो सर जैसा अपना जो अभी 12th का जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है मैं आपको उस चैप्टर वाइज बताता हूँ कि बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है। बच्चे को पहला चैप्टर करना होता है पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये मिनिमम 9 से 11 मार्क्स को कैरी करता है। और दूसरा अगर बच्चा चैप्टर करता है, अगर देखिए अगर वो बच्चा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखने को तो सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग वो केवल 4 मार्क्स का है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो 4 नहीं, वो बच्चे को पास करा सकता है ये अकेला चैप्टर। अब आप पूछेंगे कि अकेला चैप्टर 4 मार्क्स का है बच्चे को कैसे पास करवा सकता है। देखिए सर इसके जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलरली इसी बेस्ड चैप्टर में काम नहीं आते। अगर आप एडमिशन की बात करते हैं, अगर आप रिटायरमेंट की बात करेंगे, डेथ की बात करेंगे तो सेम कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वही रहेगा।
आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन का मेथड वही रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व आपका वही रहेगा। तो सीबीएसई के क्वेश्चन में अपने अकाउंटेंसी में बच्चे को ये बेनिफिट है कि उसको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने बच्चे ने एक भी स्टेप रॉन्ग कर दिया तो उसको 0 मिलेगा। अब अगर बच्चा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख जाता है, तो उसको चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में भी उसको मार्क्स मिलेंगे। एडमिशन का डेफिनेटली 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें रिवैल्यूएशन आता ही आता है। एडमिशन का ऑप्शन आएगा आपको रिटायरमेंट या डेथ। रिटायरमेंट आएगा 6 मार्क्स, उसमें हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व का वही करना है। तो केवल ये एक चैप्टर है, वो बच्चे को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा और इस चैप्टर को सीखने में बच्चे को 3 घंटे से ज़्यादा का समय अगर कितना भी हो तो 4 घंटे में ये बच्चा चैप्टर सीख सकता है। दूसरा इस चैप्टर के लिए बच्चे को एक ध्यान रखना है सर कि जो अभी गुडविल का ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स अभी जो चेंज हुआ है वो बच्चे को रेज एंड राइट ऑफ वाला रूल फॉलो करना है, न कि गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला ट्रीटमेंट फॉलो करना है। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए क्योंकि सर्कुलर बाद में आया था, बुक्स पहले ही छप गई है, तो बहुत सारी बुक्स में ये रेज एंड राइट ऑफ का ट्रीटमेंट बच्चों को पता नहीं है या नहीं बताया गया। तो एक तो बच्चा ये ध्यान रखे। अब ऐसा ही अगर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी अकाउंट्स में बच्चे को मान लो कि पॉलिसी एरिया निकालना नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट का अमाउंट निकालना नहीं आ रहा है, बट वो इशू की एंट्री कर देता है, कॉल ड्यू की कर देता है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर देता है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द स्टेप मार्किंग, जो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। और उसके साथ साथ जैसे एक टॉपिक है अपना जो है वो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन केयर्स। ये यस सर। टॉपिक शेयर वाले चैप्टर में भी है और डिबेंचर वाले चैप्टर में भी है। हाँ, तो दोनों जगह दोनों सर ये। चैप्टर में से एक जगह पक्का आएगा, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। और अभी के अगर हम सैम्पल पेपर को फॉलो करते हैं तो बच्चे के लिए सेकंड बुक में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो डिबेंचर है। केवल उसको 3 चैप्टर टॉपिक लर्न करना है। आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेरियस केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इशू, और आपका जो ये डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योर्ड, इसका काम हो गया। और यस सर। थर्ड चैप्टर में कुछ भी नहीं करता है, केवल एक बैलेंस शीट के हेडिंग और सब हेडिंग याद कर लेता है बच्चा, तो उसको डेफिनेटली हेडिंग और सब हेडिंग का क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्मेट में सीबीएस पेपर में आता है। चाहे वो हेड सब हेड पूछ ले, चाहे आपको नाम दे दिया कि लूज टूल्स कौन से टॉपिक में हेडिंग में आएगा, कौन सा सब हेड होगा। तो छोटी सी स्ट्रेटेजी अगर बच्चा बनाता है और ज़्यादा, क्योंकि अगर बच्चा को हम कहेंगे कि तुम ये भी कर लो वो भी कर लो कॉन्सेप्ट भी कर लो, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कवर कर पाए। तो जो सिंगल डिजिट वाले बच्चे हैं उनको पास होने के लिए ये छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी और प्लस टाइम मैनेजमेंट। देखिए ऐसा नहीं है कि जितना आज हमें टाइम मिला उतना हमने कर लिया, उनको एक 3 आवर्स 4 आवर्स का एक पर्टिकुलर टाइम जो है डेली बेसिस पे देना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को थोड़ा लर्न कर सके और एक या 2 दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको रिवाइज कर ले, बच्चे को पासिंग मार्क डेफिनेटली मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है। यस सर, अगर बच्चा इतना मतलब जैसे आपने गाइडेंस दी उसके अनुसार अगर काम करेगा तो सर मुझे लगता है कि वो आराम से 40 मार्क्स तक पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए उसके 7 8 9 10 मार्क्स आ रहे हैं तो 40 तक तो वो आराम से क्रॉस करेगा सर। बिल्कुल 40 तक पहुंच जाएगा। उसके लिए सर बेसिकली क्या है, उसको अभी हम डीप कॉन्सेप्ट या कैश कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैश बेस्ड क्वेश्चन की तरफ हम उसको ले जा ही नहीं रहे, हम उसको सिंपल तरीके से उसको पासिंग स्टेज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने 150 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार किए हैं सर, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया, जो मतलब बच्चे फॉर्म भरते भी हैं और हर साल आपके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते भी हैं। सर बेसिकली क्या है कि जैसे बच्चा 10th क्लास लेके, हमारे पास तो सबसे पहले ही 11th क्लास में इंट्रोड्यूस, हमारा तो परिचय बच्चे का 11th क्लास में होता है, तो हम विद इन स्टार्टिंग के महीने और 2 महीने में हम बच्चे को थोड़ा सा परखते हैं। और बच्चे का एक सब्जेक्ट से सबसे पहला जरूरी काम होता है बच्चे का सब्जेक्ट से इंटरेस्ट क्रिएट करना।
सब्जेक्ट टीचर या कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट लगा होना चाहिए कि अकाउंटेंसी मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब बच्चे को सब्जेक्ट से लगाव होता है, उसके बाद हम उसको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है सर, वो ये रहता है कि बच्चे को अगर अपना करियर में आगे सीए बनना है, सीए में करना है या आईसीएआई का कोर्स करना है, तो उसके लिए 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चा अगर आफ्टर 12th ये सोचता है कि मैं अब सीए करना चाहूँ और मुझे 11th और 12th की अकाउंटेंसी पढ़नी पढ़ पाता है, या उसको प्रॉब्लम आती है, पढ़ भी सकता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जो एक पैरेलल मेरा जो एक सिस्टम रहता है कि बच्चे को जो 12th कर रहा है वो कर रहा है, उसके साथ उसको एक एडिशनल जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जैसे मेरा क्लास टेस्ट रहता है, उसमें मैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देता हूँ। बच्चा क्या होता है कि बुक से पढ़ता है, कॉन्सेप्ट तो वो पढ़ लेता है, लेकिन उसको अप्लाई करने में कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो क्लास टेस्ट के माध्यम से या ओरल टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे को ये बताते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से अप्लाई करना है। और हमारा जो रुझान रहता है, बच्चा फाउंडेशन में अपीयर हो रहा है, उसको इंटरमीडिएट कर रहा है, तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। मतलब मेरा तो एक बच्चों से लगाव रहता है कि भाई मैं बच्चों को के साथ जुड़ा रहता हूँ, उनसे अपडेट रहता हूँ, उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। अगर बच्चों को किसी भी तरह की मदद की भी ज़रूरत होती है वो भी हम लोग करते हैं, ताकि बच्चे को कभी कभी बच्चा ऐसा लगता है तो उसका भी हम समाधान ढूंढते हैं। जी सर, आप बच्चों के साथ लगातार जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन सर हमें आपके बारे में पता चला कि आप दिव्यांग भी है, और सर उसके वजह से आपको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता होगा, और आपने भी सर जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं और इतने बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको भी सर काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो सर आप बच्चों को बताएगा कि आपकी लाइफ में ये किस तरह के स्ट्रगल आपने मतलब झेले हैं और किस तरह से आपने उनको फेस किया सर? स्ट्रगल तो अगर हम कहें तो ये संघर्ष, अगर इसको हम समझे या इसको हमने एज ए चैलेंज लिया, मतलब अगर मैं ये स्वीकार कर लेता कि मैं चल नहीं सकता या आई हैव सम फिजिकल डिसएबिलिटी, तो शायद मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जो मुझे मेरे जो आदर्श मेरे पूजनीय पिताजी हैं, उन्होंने भी कभी, या पारिवारिक सदस्य हैं, उन्होंने भी कभी मुझे महसूस नहीं होना दिया कि मुझे किसी तरह की शारीरिक समस्या है। और संघर्ष या परेशानी तो हर क्षेत्र में आई है और अभी भी आती है, लेकिन उसको कभी भी हमने इसको परेशानी के रूप में नहीं देखा, मैंने देखा उसको चैलेंज के रूप में। और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने हर तरह का मैं 2009 में अगर मान लो मुझे 200 किलोमीटर कहीं जाना है, और तो मैं ये नहीं सोचता हूँ आज भी कि मैं कैसे जाऊँगा। अगर मेरे पास कार मेरे पास कार है, अभी मेरे पास पहले कार नहीं थी, तो मैं 200 किलोमीटर मैं स्कूटर पे भी चला जाता था कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। तो समस्याओं को मैं थोड़ा नज़रअंदाज करता हूँ और उसको अब मैं अपना एक कार्य समझ कर या अपनी एक ड्यूटी समझ के, क्योंकि हर जगह एक ड्यूटी होती है, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कभी अपने मतलब कहते हैं ना कि उसको दिल से लगा के नहीं रखता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी समस्या है या मैं ये काम को कैसे करूँ। सर, एक अकाउंटेंसी का जो टीचर होता है उसको बोर्ड पर बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, और मतलब आप अगर पूरा पीरियड भी देखेंगे और उसके लगातार 3 पीरियड भी अगर देखेंगे तो लगातार बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखता हुआ मिलेगा। तो सर आपको इसमें लिखने में किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होती सर? नहीं सर, मुझे मेरा स्कूल प्रबंधन बहुत ही स्कूल प्रबंधन है। मुझे जो भी रिवॉल्विंग चेयर और मूलभूत सुविधाएं जो मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए होती है, वो मुझे वो नियमित रूप से उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे भी मैं पूरा काम करवाता हूँ, ब्लैक बोर्ड को मैं पूरा यूज़ करता हूँ। और अब तो धीरे धीरे जैसे मेरी एक आदत सी हो गई है, तो भाई मुझे ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है और किस तरह से करना है, तो अब मेरे लिए वो कोई समस्या का विषय नहीं रहता है। वो शारीरिक समस्या होती है, वो मैं अपने आप में ही समझ के उसको हल कर लेता हूँ। सर, अभी सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है सर, काफी टाइम कम ही बचा है इसमें,
तो सर जी अभी सर। बहुत सारे बच्चे तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं, और जी सर। तो सर आप उनको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में कुछ अच्छे नंबर लेके आने की कुछ टिप्स दीजिए सर। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स ही है, कुछ हाई अचीवर्स भी है उनमें से। सर देखिए, स्लो बिजनेस स्टडी में सबसे पहला जो बिजनेस स्टडी में सफलता का जो मूल मंत्र है वो है एनसीईआरटी के कीवर्ड्स। अगर हमने सबसे पहले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी आपको रिफ्रेशर या कुछ भी मिलेगा, बट जब तक बच्चे को एनसीईआरटी के कीवर्ड्स, बच्चे ने अगर कीवर्ड पकड़ लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो बिजनेस स्टडी में 60% अराउंड 48 मार्क्स के क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने का मतलब है बच्चे को उस केस को आइडेंटिफाई करना, और उसके अगर बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई करना है, और बच्चे ने अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसको इम्पोर्टेंस भी आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है, बट उसका अगर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन उसको 0 मार्क्स दिलाएगा, और उसका यस सर। सही आइडेंटिफिकेशन उसको 100% मार्क्स दिलाएगा। तो बीएसटी के लिए तो सर, चाहे वो स्लो लर्नर है तो उसको भी मैं यही एडवाइस करूंगा, और मैं जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स है जो 100% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, उनको पहला मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि एनसीईआरटी को वो पूरी गो थ्रू अच्छे से थोरोली पढ़े। और जब फर्स्ट टाइम हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, एट दैट टाइम हमें हाईलाइट या अंडरमार्क उन कीवर्ड्स को कर लेना चाहिए। तो सेकंड टाइम हमारा टाइम नहीं लगेगा, जब हम पेज पलटेंगे हमारा फोकस उसी की पॉइंट पे ही रहेगा। तो की पॉइंट पढ़े। आफ्टर देन सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है, उससे हमारे को पैटर्न पता चलता है कि हमें किस पैटर्न से आंसर लिखना है, और फिर अगर हम चाहें तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर और दूसरे सैम्पल पेपर या केस बेस्ड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू, बच्चा समझता है कि एमसीक्यू से हमारे को आसानी होगी, मैं समझता हूँ कि एक भी एमसीक्यू मेरे बच्चे को जो 100% मार्क्स लाने होते हैं उसको 99 पे ला सकता है। तो एमसीक्यू आने के बाद तो बच्चे का जो वो एफर्ट्स अच्छे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसको डीप नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की तो वो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में गलती कर बैठता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको कंफ्यूजिंग होता है कि ये ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। जैसे एग्जांपल टाइप ऑफ प्लान, बच्चा समझना उसको एग्जैक्टली समझना पड़ता है कि भाई रूल क्या है और पॉलिसी क्या है। अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो रूल को पॉलिसी या पॉलिसी को रूल कर देता है। यस सर। और अकाउंटेंसी में सर अब क्या है कि हमारे पास टाइम तो कम है, बट मेरा जो वही रहता है कि कॉन्सेप्ट बच्चे के पास आज की डेट में अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, चाहे वो 12th क्लास का अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, उसको आज से एक प्लान कर लेना चाहिए कि भाई मेरा कौन कौन सा आखिर साल भर में बच्चे ने जो भी जितना भी पढ़ा, उसके अलावा कि मेरा रिमेनिंग पार्ट कितना है जो मेरा अनटच्ड है या जो मुझे लर्न करना है, और उसके लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। दोनों चीज़ है, एक तो आपका क्या देखना है कि मुझे क्या क्या चीज़ लर्न करनी है, और उसके सामने ही वो टाइम लिख दे कि मुझे, जैसे मान लो मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है और उसके सामने वो लिख दे कि 2 आवर्स रिक्वायर्ड, तो उसके पास यस सर। एक लिस्ट हो जाएगी कि उसको क्या क्या कवर करना है और उसके लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए। देन उसको वो अवेलेबल टाइम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करे, डेफिनेटली बच्चे को इससे आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अभी बच्चा मोस्टली क्या करता है कि प्लानिंग नहीं करके बच्चा बुक खोली, एक चैप्टर खोला, पढ़ लिया, चलो कल फिर बैठा, फिर कोई दूसरा अच्छा लगा उसको पढ़ लिया, उसको सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहा है। जो एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा नहीं पढ़े, पहले सारे टॉपिक को कवर कर लिया, तो उससे उसको मार्क्स मिलेंगे। सर इस साल जो 11th क्लास का जो बैच है उसके बारे में भी काफी मतलब टीचर से सुनने को मिल रहा है कि इनकी भी परफॉर्मेंस कुछ लो देखने को मिल रही है। तो सर 11th कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सर आप क्या बताएंगे बच्चों को? मैं आपको बताया और वही बता रहा हूँ कि इसमें जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट, हमें अकाउंटेंसी को, बच्चा हो चाहे टीचर हो, हमें अकाउंटेंसी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना है। और जब तक मैं बच्चे को हमेशा एक बात कहता हूँ अकाउंटेंसी के लिए, और वो 11th क्लास नहीं सभी क्लास के बच्चों की, इसका आंसर क्या होगा,
व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पर मत जाओ। ये क्यों हो रहा है, अगर आप इसके रीजन को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को या किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने केवल किसी क्वेश्चन का आंसर व्हाट में समझा कि इसका आंसर क्या होगा और हमने लर्न कर लिया और हमने रट लिया, और थोड़ा सा भी अगर हमने उससे हटके क्वेश्चन पूछा, बच्चा जीरो हो जाए। तो बच्चे को ये चाहिए कि 11th और 12th वो उसकी लाइफ का पिलर है। उसको जस्ट ये नहीं है कि मुझे सिर्फ 11th पास करना है। पासिंग परसेंटेज डजेंट मैटर कि उसको वो उसका एक पर्सनल अप्रोच होगी कि उसको कितना परसेंट के लिए वो लाएगा या लाना चाहता है। बट उसको जो 11th पढ़नी है वो कॉन्सेप्शनल पढ़नी। कुछ चीज़ें जो है जैसे मोबाइल का एडिक्शन हो गया या मोबाइल से टाइम वेस्टेज हो गया, फ्रेंड्स हो गया, तो बच्चा थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट करके रेगुलर, अपन ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा आप तुम 10 घंटे पढ़ो। मैं मेरे बच्चों को बताता हूँ कि आप पढ़ाई भी करो, आप खेलो भी सही, आप अपने आधा घंटा अपने पेरेंट्स को भी दो, सब काम करो, लेकिन पढ़ने के टाइम नियमित तौर से और विद कंसेप्शनल बेस पे पढ़ो। थ्योरेटिकल बेस पे लर्निंग जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसको छोड़ दो, तो इससे डेफिनेटली उनका बेस मजबूत हो। बेसिस अपना जो उनका स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। सर इस साल जो बच्चे 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई में, तो सर आप उनको कोई अपना कोई शुभकामना मैसेज दीजिए ताकि ये बच्चे कुछ मोटिवेट हो सर आपसे। मेरा सभी विद्यार्थियों से नहीं, सबसे पहले तो ये सी शुभकामनाएं है कि जरूरत हमें भी है, हम टीचर्स जो हम इस व्यवसाय से प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे का भविष्य जो है उसी के लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो जितनी शुभकामनाएं बच्चों की ज़रूरत है उतनी शुभकामनाओं की ज़रूरत हमें भी है। लेकिन मेरी और सारे बच्चों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से मन लगा के मेहनत करें। अपने पास जितना भी समय जो बचा है वो मैक्सिमम 50 डेज में उनके एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे। आज से अगर हम गिनते हैं तो 48 डेज उनको बचते हैं। 50 डेज में उनको 31 मार्च को लास्ट एग्जाम है सर। 31 मार्च को लास्ट एग्जाम है, तो 48 डेज उनको 49 डेज अगर वो अच्छी से मन लगा के हार्ड वर्किंग करते हैं। तो देखिए सर, अभी क्या एक बच्चों को एक मैं जानकारी और देना चाहता हूँ। अभी बहुत से बच्चों को CUET के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में शायद जानकारी है या नहीं है। उसका कल से ही 9 तारीख से ही उनका जो रजिस्ट्रेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो बच्चा उसको भी अपने प्रोफेशनल कोर्स करना है। ठीक है, जैसे कुछ लॉ लर्नर है वो अगर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं तो वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और अच्छे से मेहनत करके बच्चे अच्छे मार्क लाएं, अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। मैं उनकी यही मंगल कामना उनके लिए करता हूँ। सर बच्चों की जो एग्जाम हो रही है तो सर कहीं न कहीं ये आप मान के चलिएगा कि पेरेंट्स की भी वो एग्जाम चल रही है, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो सर आप कुछ पेरेंट्स के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सर इसके लिए आपसे 2 मिनट का समय चाहूँगा कि हमें जो बच्चे का जो फ्यूचर करियर है, मेरे अकॉर्डिंग 4 पिलर पे वो टिका हुआ है। पहला पिलर बच्चा खुद है, दूसरा पिलर बच्चे के स्कूल टीचर है, तीसरा उसका स्कूल मैनेजमेंट है और चौथा उसका पेरेंट्स है, अभिभावक है। चारों पिलर अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ा सा मेरा अभिभावकों से, जैसे सर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूँ कि मैं अभिभावकों को नियमित रूप से स्कूल बुलाता हूँ। अगर किसी कारण से अभिभावक नहीं आ पाते हैं या बच्चा मोटिवेशन में मुझे लगता है कि कहीं कमी रह गई, तो मैं उनके घर भी जाता हूँ। ये मेरा नियमित काम का एक हिस्सा है। मैं घर आने के बाद सोचता हूँ कि आज मुझे किसको फ़ोन करना है या किसके घर जाना है। तो अभिभावकों से मेरा यही निवेदन है कि वो थोड़ा सा बच्चों को समय दें। बच्चों को अगर वो समय देते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिभावक को उन सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो, लेकिन अगर 10 मिनट आधा घंटा वो शाम को अगर अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में अगर वो जानकारी लेते हैं, तो बच्चा का जो अपने पेरेंट्स से जो दूरी बनती जा रही है वो निश्चित तौर से कम होगी।
जैसे हम 4 जने घर में बैठे तो उस टाइम हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें। सभी अब एक आपस में ही एक चर्चा करें। तो उसके लिए वो थोड़ा बच्चों को क्या है कि एक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। वो उसको अपने अध्यापक से भी होती है, प्रेरणा की ज़रूरत उसको अपने मित्रों से भी होती है, साथ-साथ उसको अपने परिवार से भी होती है। क्योंकि हम अभिभावक के रूप में अगर हम अपने आप को देखें, तो हम बहुत सारी उम्मीद अपने बच्चों से लगा के बैठे रहते हैं। तो हमें उसको पूरी करने के लिए थोड़ा-सा समय बच्चों को देना ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपने पारस जैन सर को सुना। इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आप अगर अभी भी रेगुलर स्टडी करते हैं तो अगर किसी भी बच्चे के लेस देन 10 मार्क्स आए हैं तो वो बच्चा भी अभी भी अच्छे नंबर ला करके पास हो सकता है। पासिंग का उन्होंने जो तरीका बताया, तो मैं बच्चों चाहूंगा कि आप उस तरीके को जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को आप जरूर एक बार नहीं 2 बार देखें और आपको पता चले कि सर ने जो जो गाइडेंस दी है उसका अगर आप खूब पालन करते हैं तो मान के चलेगा कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में फेल बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो बच्चे अभी तक फेल रहे हैं प्री बोर्ड में, वो बच्चे निश्चित तौर से 40 और अबव मार्क्स से पहुंच सकते हैं। और जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं जो जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन किया है, वो बच्चे 99 100 तक भी जा सकते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी तक बच्चों, अगर आपने कॉमर्स अवेयरनेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कॉमर्स अवेयरनेस के नए नए प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद बच्चों सर। को